नमस्कार, आपके साथ मैं दीपक यादव लेकर हाजिर हूं खबर 40। ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार जगत से, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी तमाम राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर 40 और सबसे पहले कारोबार की खबरें। 4 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में आज तेजी लौटती दिखी और बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। आज निफ्टी 16,000 के पार बंद हुआ। आज के कारोबार में आईटी, रियल्टी, फार्मा शेयरों में खरीदारी रही। एफएमसीजी और ऑटो शेयरों में तेजी देखने को मिली। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी के चलते बीएसई का मिड कैप इंडेक्स 1.5% और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.40% की बढ़त के साथ बंद हुआ। कारोबार के अंत में निफ्टी 150 अंक चढ़कर 16,000 के ऊपर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 581 अंक उछलकर 53,424 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में आज कारोबार के आखिरी घंटे में जबरदस्त तेजी रही और बाजार में शानदार रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स आज 421 अंक नीचे 52,430 पर खुला। इसने 52,260 का निचला स्तर बनाया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 बढ़त में और 6 गिरावट में रहे। आज सन फार्मा और टीसीएस 3% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए। एनटीपीसी, विप्रो, अल्ट्राटेक, डॉक्टर रेड्डीज और इन्फोसिस में भी तेजी रही। गिरने वाले प्रमुख शेयरों में एसबीआई, रिलायंस, पावर ग्रिड, टाइटन, नेस्ले और टाटा स्टील रहे। श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस के प्रति शेयर 27 रुपए का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है। ये वित्त वर्ष 2021-22 के लिए है। कंपनी ने आज हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में इस पर मोहर लगी है। कंपनी बोर्ड ने मौजूदा वित्त वर्ष में शेयर होल्डर्स को दूसरा अंतरिम डिविडेंड देने के लिए रिकॉर्ड डेट 17 मार्च 2022 तय कर दी है। यानी अगर किसी के पास 17 मार्च तक शेयर हैं तो उसे डिविडेंड मिलेगा। ये 10 रुपए के पहले अंतरिम डिविडेंड से अलग है। पहले डिविडेंड का ऐलान पिछले साल 27 अक्टूबर को किया गया था और 24 नवंबर को इसका भुगतान कर दिया गया था। टीसीएस का शेयर बायबैक ऑफर 9 मार्च यानी कल खुलेगा और 23 मार्च को बंद होगा। टीसीएस ने कहा है कि छोटे शेयर धारकों के लिए बायबैक का अनुपात 7 इक्विटी शेयरों के लिए 1 इक्विटी शेयर होगा, जबकि जनरल कैटेगरी के लिए हर 108 इक्विटी शेयर के लिए बायबैक का अनुपात 1 होगा। बायबैक के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड तिथि के रूप में 23 फरवरी तय की थी, यानी उस दिन तक जिनके पास टीसीएस के शेयर थे वो ही बायबैक में हिस्सा ले सकेंगे। आपको बता दें कि टीसीएस बोर्ड ने जनवरी में 4,500 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के बायबैक ऑफर को मंजूरी दी थी। दिल्ली एनसीआर में आज से सीएनजी के दाम में 50 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। इंद्रप्रस्थ गैस की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली में सीएनजी की कीमत 57 रुपये 1 पैसे से बढ़ाकर 57 रुपये 51 पैसे कर दी गई है। इंद्रप्रस्थ गैस दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पाइप में रसोई गैस की रिटेल बिक्री करती है। इस साल ही कीमतों में करीब 4 रुपये प्रति किलो का इजाफा हुआ है। दिल्ली के अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी 1 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी होगी। लोकल टैक्स के आधार पर दरें अलग अलग राज्यों में अलग अलग होंगी। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने की अटकलों के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ये कहना कि विधानसभा चुनाव के चलते कीमतें नहीं बढ़ी हैं बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतों को लेकर कंपनियों को तय करना है, क्योंकि उन्हें भी बाजार में बने रहने की ज़रूरत है। तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार तय होती हैं। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के चलते देश में तेल की कमी नहीं होने देंगे। मंत्री ने कहा कि जो भी फैसले लिए जाएंगे वो नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिए जाएंगे। रूस यूक्रेन के असर से सोने चांदी में जोरदार तेजी जारी है। एमसीएक्स पर सोना आज 54,000 के पार चला गया। चांदी में भी आज करीब 2,000 रुपए तक की तेजी रही। कॉमेक्स पर सोने का भाव $2,000 के पार निकल गया। आज एमसीएक्स पर सोने के भाव में 600 रुपए से ज्यादा का उछाल रहा। चांदी भी 1600 से ज्यादा की तेजी के साथ 71,000 के पार पहुंच गई। ग्लोबल मार्केट में चांदी $26.5 के करीब पहुंची। अब आप फीचर फोन से भी यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने आज इसे लॉन्च किया। इसे यूपीआई 123 पे नाम दिया गया है। उन्होंने डिजिटल पेमेंट के लिए 24/7 हेल्पलाइन भी लॉन्च की। इसका नाम डिजी साथी है। इन दोनों का सीधा संबंध आम आदमी से है। यूपीआई 123 पे के जरिए फीचर फोन यूजर्स स्कैन एंड पे को छोड़कर सभी तरह के ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। पेमेंट के लिए इंटरनेट ज़रूरी नहीं होगा। इस फैसिलिटी का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को अपने मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट को लिंक करना होगा।
केंद्र सरकार ने एक बार फिर नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को मंजूरी दे दी है। 27 मार्च से निर्धारित कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर सेवाओं की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत उड़ानें देश से बाहर भी जा सकेंगी और बाहर की उड़ानें देश में आ भी सकेंगी। कोरोना के चलते करीब 2 साल पहले केंद्र ने निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगा दी थी। केंद्र ने अपने इस फैसले में ये भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर बताया कि इसके बाद एयर बबल की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। फॉक्सवैगन ने अपनी नई मिड साइज सेडान वर्टस को आधिकारिक रूप से पेश कर दिया है। ये कार भारत में फॉक्सवैगन वेंटो की जगह लेगी। कंपनी का दावा है कि वर्टस सुरक्षा और इंजीनियरिंग के एडवांस लेवल के साथ साथ ड्राइवर और पैसेंजर के लिए हाई कंफर्ट लेवल के साथ आती है। ये अपने सेगमेंट की सबसे लंबी कार है। कार में 6 एयरबैग का ऑप्शन होगा। रिवर्स कैमरे का भी ऑप्शन दिया गया है। वर्टस का मुकाबला होंडा सिटी, हुंडई वर्ना, मारुति सुजुकी सियाज और हाल ही में लॉन्च हुई स्कोडा स्लाविया से होगा। कंपनी ने वर्टस की बुकिंग भी आज से ही शुरू कर दी है। यूक्रेन के सूमी शहर में फंसे 694 भारतीय छात्रों को निकाल लिया गया है। ये सभी छात्र भारतीय दूतावास की बसों से पोल्टावा पहुंचे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बारे में जानकारी दी। खास बात यह रही कि भारतीय मिशन ने सूमी में विदेशी नागरिक छात्रों को भी रेस्क्यू किया। इसके साथ ही यूक्रेन में भारतीय छात्रों का रेस्क्यू मिशन लगभग पूरा हो गया है। इससे पहले एक स्पेशल फ्लाइट यूक्रेन से 200 भारतीय छात्रों को रोमानिया से सुसेवा से लेकर दिल्ली पहुंची है। आज सुसेवा से एक और फ्लाइट आएगी। यूक्रेन में रूसी गोलाबारी में मारे गए एमबीबीएस छात्र नवीन शेखरप्पा के शव को भारत लाने में पेच फंसता नजर आ रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर ने जानकारी दी है कि नवीन का शव यूक्रेन में ही मोर्चरी में रखा गया है। जब वहां रूसी हमले रुक जाएंगे तभी नवीन का शव भारत लाया जाएगा। आपको बता दें कि नवीन अपने बंकर से खाना लेने के लिए बाहर निकले थे, तभी गोलीबारी में उनकी मौत हो गई थी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले सुप्रीम कोर्ट में मतगणना को लेकर याचिका दायर की गई है। याचिका में मतगणना की शुरुआत में ही वीवीपैट पर्चियों की मिलान की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कल सुनवाई करेगा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि गुरुवार को मतगणना है, इसलिए ये देखना होगा कि इस मामले में अब कोई नया आदेश दिया जा सकता है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में चुनाव आयोग को जानकारी दे दी गई है। दरअसल अभी तक ईवीएम वोटों की मतगणना के बाद वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है और अब सभी की नजरें 10 मार्च को आने वाले चुनाव नतीजों पर हैं। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं और इसमें उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। एग्जिट पोल में कांग्रेस का सफाया होता दिख रहा है। एग्जिट पोल पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि वो जितनी मेहनत से लड़ सकते थे लड़े। उन्होंने कहा कि वो इंतजार करेंगी और देखेंगी कि चुनाव में नतीजे क्या आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो आज महिला दिवस मना रही हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस की 159 महिला प्रत्याशी हैं और पार्टी ने पूरी कोशिश की है। चुनावी सरगर्मियों के बीच गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक गोवा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। ऐसे में इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। प्रमोद सावंत ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उन्हें गोवा विधानसभा में चुनाव में पार्टी के मजबूत प्रदर्शन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने आगे लिखा कि वो जनता के आशीर्वाद से एक बार फिर गोवा में सरकार बनाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि गोवा चुनाव के नतीजे भी 10 मार्च को आएंगे। एग्जिट पोल में गोवा में त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणी के बीच कांग्रेस पार्टी काफी सतर्क नजर आ रही है। कांग्रेस अपनी पार्टी को एक साथ रखने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और अपने सभी उम्मीदवारों को एक रिजॉर्ट में ले जाने की योजना बना रही है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे और कांग्रेस की जगह बीजेपी की सरकार बन गई थी। ऐसे में इस बार कांग्रेस अपने दल को एकजुट रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कांग्रेस के सभी उम्मीदवार कल उत्तरी गोवा के एक रिजॉर्ट में ठहरेंगे, जहां से वो मतगणना केंद्रों की ओर जाएंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने लखनऊ बेंच ने फर्जीवाड़ा के एक मामले में आजम खान की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसके बाद भी उनके दूसरे मामलों में जेल में ही रहना होगा। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव सरकार ने कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान पर फर्जीवाड़ा का आरोप है। आजम खान करीब 2 साल से सीतापुर की जेल में बंद हैं। जमानत मिलने के बाद भी वो अभी भी सीतापुर की जेल में बंद रहेंगे। उनके खिलाफ 2 मामलों में अभी फैसला सुरक्षित है।
भारत में कमजोर पड़ती कोरोना की तीसरी लहर के बीच हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि देश में चौथी लहर की कोई संभावना नहीं है। महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर टी जैकब जॉन ने कहा कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर अपने अंतिम चरणों में है और अब कोरोना की चौथी लहर नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें इसका भरोसा है। हालांकि किसी नए वेरिएंट के विस्फोट पर ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन निकट भविष्य में ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,993 नए मामले मिले हैं। ये पिछले 662 दिनों में सबसे कम कोरोना केस है। भारत और चीन सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए कमांडर स्तर की बातचीत करने को राजी हो चुके हैं। बातचीत 11 मार्च को भारतीय सीमा के अंदर चुशूल मोल्डो पर होगी। न्यूज एजेंसी एएनआई ने रक्षा सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि इस साल जनवरी में दोनों देशों के बीच सीमा में विवाद से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए 14वें दौर की कमांडर स्तरीय बातचीत हुई थी। हालांकि ये बातचीत बेनतीजा रही, लेकिन इससे आने वाले वार्ता को जारी रखने की राह निकली थी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे और मंत्री आदित्य ठाकरे के करीबियों के ठिकानों पर आज इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है। आईटी विभाग ने अनिल परब के करीबियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की। पिछले दिनों भी आईटी ने बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर्स और शिवसेना नेताओं के घर पर दबिश दी थी। इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी के बाद शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि हमारे लोगों पर अब आईटी को छोड़ा गया है। राउत ने कहा कि जब तक बीएमसी का चुनाव नहीं हो जाता तब तक हर वार्ड में आईटी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब केंद्रीय एजेंसियों का यही काम रह गया है। उन्होंने पूछा कि केंद्रीय एजेंसी सिर्फ महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में ही छापेमारी क्यों करती है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए जी बिजनेस पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खबर चालीसा में। अब रुक करते हैं देश दुनिया की खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। इस सूची में सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में अपना परचम लहराने वाली महिलाएं शामिल हैं। ग्रामीण और वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने में उनके योगदान के लिए अनीता गुप्ता को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। अनीता गुप्ता बिहार के भोजपुर की रहने वाली हैं। उत्तर प्रदेश की आरती राणा को 800 से ज़्यादा थारू महिलाओं को शिल्प की ट्रेनिंग दी है, उसके लिए भी उन्हें सम्मानित किया गया। मुंबई पुलिस की महिला कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बड़ा तोहफा मिला है। आज से महिला पुलिस कर्मियों को सिर्फ 8 घंटे की शिफ्ट में काम करना होगा। मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। अधिकारों के मुताबिक महिला कर्मियों को घर और काम के बीच बेहतर संतुलन बनाने के लिए मदद करने के उद्देश्य से इसे जारी किया गया है। दिल्ली में आने वाले नगर निगम चुनाव के लिए दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने आज गाइडलाइंस जारी कर दी है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आयोग ने कई पाबंदियां लगाई हैं। साथ ही मान्यता प्राप्त दलों के लिए 10 और गैर मान्यता प्राप्त दलों के लिए 5 स्टार प्रचारकों की संख्या भी तय की है। इसके अलावा रात 8 बजे के बाद कोई जनसंपर्क या जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। बिना पूर्व अनुमति के रोड शो, बाइक और साइकिल रैलियां नहीं की जा सकेंगी। नुक्कड़ सभाओं में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। उम्मीदवार समेत सिर्फ 5 लोगों को डोर टू डोर कैंपेन के लिए अनुमति दी गई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली नगर निगम के लिए चुनाव अप्रैल में हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। बोर्ड ने 24 मार्च से इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षाओं का आयोजन करेगा। कोरोना के चलते बीते 2 बार से परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया गया था। हाई स्कूल की परीक्षा 12 दिन और इंटर की परीक्षाएं 15 दिन में पूरी होंगी। इस बार इसमें कुल 51,92,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के लोगों को जल्द ही गर्मी से निजात मिलने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 48 घंटों में बारिश का अनुमान जताया है। आईएमडी के मुताबिक महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो महाराष्ट्र में 10 मार्च तक गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही मध्य महाराष्ट्र में कल अलग अलग इलाकों में ओला गिर सकता है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, धुले, नंदुरबार, जलगांव, नासिक, अहमदनगर, पुणे, कोल्हापुर, सतारा, औरंगाबाद, जालना जिलों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मुंबई में अगले 2 दिनों तक गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। आलिया भट्ट नेटफ्लिक्स में अपना डिजिटल डेब्यू करने जा रही हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम हार्ट ऑफ द स्टोन है। इसमें उनके साथ हॉलीवुड एक्ट्रेस गैल गैडोट भी नजर आएंगी। आलिया हाल में गंगूबाई काठियावाड़ी में नजर आई थी। इस फिल्म ने 10 करोड़ की ओपनिंग की थी। गंगूबाई काठियावाड़ी अपने दूसरे वीकेंड में 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई।
एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को लेकर पिछले कुछ दिनों से खबरें चल रही हैं कि धोखाधड़ी के मामले उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। अब हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा ने इस मामले पर सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने इस तरह की खबरों को फेक बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ कोई वारंट जारी नहीं किया गया है। प्रभास की मेगा बजट गैंगस्टर ड्रामा सालार को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। खबर है कि सालार में मलयालम सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की एंट्री हुई है। इस बात की पुष्टि खुद प्रभास ने हाल ही में की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रभास की इस फिल्म को केजीएफ बनाने वाले प्रशांत नील डायरेक्ट कर रहे हैं। तापसी पन्नू स्टारर बायोपिक शाबाश मिट्ठू का नया पोस्टर रिलीज हुआ है। इस बात की जानकारी खुद तापसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर दी। उन्होंने लिखा कि उसमें लाखों लोगों को इंस्पायर किया है, इसमें से मैं भी एक हूं। ये फिल्म भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्लेयर मिताली राज की लाइफ पर बेस्ड है। इस फिल्म को श्रीजीत मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इसके चलते यूक्रेन को भारी नुकसान हो रहा है। इसके सपोर्ट में अब हॉलीवुड स्टार लियोनार्डो डिकैप्रियो आए हैं। उन्होंने यूक्रेन को $10 मिलियन यानी करीब 76 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लियोनार्डो की नानी यूक्रेन के ओडेशा शहर से हैं। भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया में बड़ा बदलाव किया गया है। ऑलराउंडर अक्षर पटेल की टीम में वापसी हुई है। वहीं कुलदीप यादव को बिना मैच खिलाए टीम से बाहर कर दिया गया। भारत की महिला क्रिकेट टीम की 2 बड़ी खिलाड़ियों की वनडे रैंकिंग में गिरावट आई है। आईसीसी की ओर से जारी की गई ताज़ा वनडे रैंकिंग में वनडे टीम की कप्तान मिताली राज अब 4थे स्थान पर आ गई हैं, तो सलामी बल्लेबाज स्मृति मांधना 10वें स्थान पर खिसक गई हैं। मिताली के इस समय 718 अंक है, जबकि मंधाना के 670 अंक है। ये दोनों खिलाड़ी इस समय वनडे विश्व कप में हिस्सा ले रही हैं। बता दें कि न्यूजीलैंड में चल रहे महिला वर्ल्ड कप में मिताली और मंधाना दोनों ही शिरकत कर रही हैं। विश्व कप के पहले 5 मैचों के बाद रैंकिंग में काफी उतार चढ़ाव आया है। ऑस्ट्रेलिया की मेग लर्निंग बल्लेबाजों की रैंकिंग में 2 पायदान ऊपर दूसरे स्थान पर आ गई हैं। वो टॉप पर काबिज हमवतन एलिसा हिली से 15 रेटिंग अंक की पीछे हैं। वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज बल्लेबाजों, गेंदबाजों और हरफन मौलाओं की रैंकिंग में भी आगे आई हैं। वो हरफन मौलाओं की 4थी रैंकिंग के साथ टॉप 5 में जगह बनाने में कामयाब हुई। वो बल्लेबाजों की रैंकिंग में 12 पायदान चढ़कर 20वें और गेंदबाजों में 3 पायदान चढ़कर 10वें नंबर पर काबिज हुई। न्यूजीलैंड में चल रहे महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को आसानी से हरा दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके को ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट एलिसा हिली ने अपनी टीम के लिए और खास बना दिया। उन्होंने 79 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 72 रन बनाए। उनकी पारी में 7 चौके शामिल रहे। एलिसा हिली को उनकी इस कमाल की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बता दें कि पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने 191 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 92 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच रावलपिंडी में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। बेहद सपाट पिच पर खेले गए इस मैच में 5 दिन के खेल में सिर्फ 14 विकेट गिरे। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 4 विकेट पर 476 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने भी 459 रन बनाए। 5वें दिन पाकिस्तान ने दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 252 रन बनाए और इस तरह मैच ड्रॉ हो गया। बता दें कि पहले टेस्ट में पाकिस्तान की ओर से बने 4 शतक बने थे। ओपनर इमामुल हक ने दोनों पारियों में शतक जमाए। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि रूस के मारियोपोल में 3 लाख नागरिकों को बंधक बनाया गया है। कुलेबा के मुताबिक रूस ने ICRC मध्यस्थता से जुड़े समझौते के बावजूद इन नागरिकों को बंधक बना रखा है।
बता दें कि यूक्रेन में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर रूसी हमले लगातार जारी हैं। रूस यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को लगातार निशाना बना रहा है। इससे हजारों लोग शहर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। यूक्रेन ने उत्तर पूर्वी शहर सूमी और इरपिन में युद्ध के बीच फंसे नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है। रूस और यूक्रेन दोनों देशों की ओर से मानवीय कॉरिडोर बनाने पर बनी सहमति के बाद नागरिकों की निकासी शुरू हो गई है। कॉरिडोर के जरिए रूसी सैनिकों के कब्जाए गए इलाकों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ पर भारतीय नागरिक भी फंसे हुए थे, जो अब बाहर निकाल लिए गए हैं और बसों के जरिए पोल्टावा के लिए रवाना हो गए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के सलाहकार ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्ष सीज फायर को लेकर जल्द बातचीत करेंगे। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच खबर आ रही है कि रूस ने यूक्रेन पर 500 किलो का बम गिराया है। ये बम पूर्वी यूक्रेन के शहर चेर्निहिव में एक रिहायशी इमारत पर गिराया गया, लेकिन गनीमत रही कि बम फटा नहीं। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। उन्होंने अपील की है कि यूक्रेन के लोगों को रूस के बर्बर हमलों से बचाने में दुनिया भर के देश उनकी मदद करें। बता दें कि यूक्रेन बार बार पश्चिमी देशों से नो फ्लाई जोन लागू करने की अपील कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस पर मानवीय आधार पर कॉरिडोर नहीं देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि समझौते के बावजूद रूस अपनी मनमानी कर रहा है और रूसी टैंक, रॉकेट और बारूदी सुरंग से यूक्रेन की सड़कें पटी हुई हैं। जेलेंस्की ने आधी रात को ये वीडियो संदेश जारी किया। बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच मारियोपोल में बच्चों सहित आम लोगों तक खाना और दवाएं पहुंचाने के लिए जिस रास्ते पर सहमति बनी थी, लेकिन यूक्रेन के मुताबिक रूस ने सड़कों पर भी बारूदी सुरंगें बिछाई हैं। ईरान अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों के बाद भी हथियार और सैन्य क्षेत्र में लगातार खुद को मजबूत करता जा रहा है। खबरों के मुताबिक ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प ने दूसरे मिलिट्री सैटेलाइट नूर 2 का सफल प्रक्षेपण किया। ये जानकारी तब सामने आई जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोक लगाने वाले समझौते को लेकर वियना में वार्ता चल रही है और ये अपने अंतिम चरण में है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस समझौते को फिर से शुरू किया जा सकता है। और इसी के साथ खबर 40 में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं। आप बने रहिए जी बिजनेस पर।